डोनाल्ड ट्रंप यूएस, इजराइल और ईरान के सीज फायर के बाद अगर आप देखो तो सबसे पहले दो चीजें मूव की है। एक तो हमारा ब्रेंट क्रूड यहाँ पे 15% नीचे है। यस, ऑयल प्राइसेस ग्लोबली 15% नीचे है और इसकी वजह से आप सेंसेक्स और निफ्टी को देख सकते हो इस टाइम पे 3.5 से 4% ऊपर को ले हैं। स्टॉक्स 10-10 ब्लू चिप कंपनी 7 से 10% ऊपर है कितनी सारी। और ऑयल ने $100 पर बैरल का जो लेवल था वो तोड़ दिया है। तो एक हफ्ते का बेसिकली यहाँ पे स्टार्टिंग में अग्रीमेंट थी, बट अब 2 हफ्ते का ये सीज फायर है ईरान के साथ एंड बहुत क्रिटिकल है ये। हम सबको पता है कि 20% ऑयल के सप्लाई यहीं से जाती थी एंड एक डबल साइडेड सीज फायर है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब हुआ ये कि ब्रेंट क्रूड हम बोलते हैं उस क्रूड को, ब्रेंट मतलब जो नॉर्थ सी से आता है, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है WTI, ये होता है वेस्ट टेक्सास। याद रखना, इस क्राइसिस के बाद कई सारे लोगों को WTI पता है और ब्रेंट पता है, लेकिन ये क्यों है ये नहीं पता। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये क्रूड दोनों डिक्लाइन हुए, दोनों अलग रेट पे चलते हैं क्योंकि एक यूएस से आ रहा है और एक आ रहा है नॉर्थ सी से आने वाला क्रूड है, मिडल ईस्ट से आ रहा है। तो ईरान का कहना है कि हमारे अगेंस्ट जो एक्शंस ये ले रहे हैं, अगर ये बंद कर दे तो हम यहाँ पे सीज फायर अलाउ कर देंगे। 10 पॉइंट का एक प्रपोजल भी मिला है। इससे गोल्ड पे भी बहुत बड़ा असर आया। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो मैंने बोला क्रूड नीचे आ गया तो एनर्जी के दाम नीचे हो गए 15%। इसके अलावा शेयर मार्केट ऊपर चला गया 4%, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव इफेक्ट आएगा इसका। लेकिन गोल्ड प्राइसेस भी अब रिकॉर्ड हाई, एक दिन में 2.5% ऊपर चला गया है गोल्ड। अब देखो डिस्कस करते हैं इसका रीजन, बट अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आ रहा है, ये एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अगर आपको पसंद है तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ये सारे आर्टिकल्स जेम्स हैं। ये आर्टिकल्स इतना बढ़िया, इसमें आप कह सकते हो कंटेंट है, नॉलेज है, ये सारा हम एनालाइज करते हैं और आपको ये डेली मिलेगा हमारे चैनल पे, जो होगा प्राइवेट। सो यू कैन सी कि कितने बढ़िया यहाँ पे आर्टिकल्स है जिसे हम यहाँ पे कवर करते हैं हर रोज। ये इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लिए जाते हैं। सो 3 बिजनेस न्यूज़पेपर्स बेसिकली आप डेली कवर कर लोगे एंड यू विल नो एवरीथिंग, और हर चीज का आपको इंपैक्ट पता होगा कि आपकी लाइफ पे क्या आ रहा है, आपके इनकम पे, खर्चे पे, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पे, आपके सैलरी पे, बिजनेस पे एंड जॉब पे। सो यहां पे क्या हुआ, अब सबसे पहले तो गोल्ड के प्राइसेस 2.5% ऊपर चले गए। अब गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि गोल्ड में ना एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब मामला जो है ये ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे ये एक नी जर्क रिलीफ रैली आई है गोल्ड में बता दूं 1,80,000 तक चला गया था और उसके बाद गिर करके 1,36,000 तक पहुंच गया था और अब यहां से रिकवरी आई है। तो इन्वेस्टर्स जो यहां पे लेकर के बैठे थे बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं क्या हो रहा है गोल्ड के साथ। और अगर $5,000 जो है, ये बहुत की लेवल है, इस आर्टिकल का कहना है, अगर ये क्रॉस करता है तो यहां से हमें एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। वैसे सिमिलर के लिए $80 से $81 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अब यहां पे राइजिंग एनर्जी प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ते हुए हमने देखा है और जो सेंट्रल बैंक्स है ना, आरबीआई, आपके लोन इससे महंगे हो सकते हैं या सस्ते हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? आरबीआई के डिसीजन से। आरबीआई की मीटिंग है, ध्यान देना। आरबीआई एक्सपेक्टेड है इस बार तो कुछ नहीं चेंज करने वाला, लेकिन ये जो एनर्जी प्राइसेस इसी तरीके से एलिवेटेड रहे और हमारे ब्याज दर अगर बढ़ते हैं तो आपके ईएमआईज अपने आप महंगे हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सो फेडरल रिजर्व यूएस में है, उसको भी वॉच करना होगा क्योंकि यहां यूएस का इन्फ्लेशन 4% से ऊपर जा सकता है, जो एक बहुत बड़ा ट्रबल है यूएस के लिए। और इंडिया में भी अभी इन्फ्लेशन तो कंट्रोल्ड है, लेकिन अगर ये ऊपर गया यहां से और, तो कहीं ना कहीं आरबीआई को भी जो अपना स्टैंड है वो चेंज करना होगा, ठीक है। और ये हमारे मार्केट को पसंद नहीं आएगा और आपको भी पसंद नहीं आएगा अगर आपके ईएमआईज अचानक से बढ़ जाएंगे तो, राइट। अभी इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में कम हुए थे जिसकी वजह से लोगों ने काफी कार खरीदी, जीएसटी भी कट हुआ। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बर्डन बन सकता है हमारे लिए। इसके अलावा एक एडिटोरियल भी है, ठीक है, रीवायरिंग पावर फॉर न्यू एरा। ये जो क्राइसिस आई है ना, उसके बाद अमिताभ कांत जी ये सीईओ रह चुके हैं नीति आयोग के और इन्होंने एक बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा है जिसको हमने कवर किया कि जो लेटेस्ट क्राइसिस है ना वेस्ट एशिया में, ये रिमाइंड करता है दुनिया को कि एनर्जी सिक्योरिटी अभी भी हॉस्टेज है ज्योग्राफी की। मतलब ज्योग्राफी कभी भी इसे आप कह सकते हो कि कंट्रोल कर सकता है। और ये शिपिंग जो है ना हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन चुकी है। 1/5 ग्लोबल ऑयल और एलएनजी वो इस नैरो पैसेज से जाता है और इंडिया 90% ऑयल इंपोर्ट करता है। हाफ ऑफ गैस रिक्वायरमेंट भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं और जो 60% एलपीजी हम इंपोर्ट कंजम्पशन है ना, वो इंपोर्ट से लाते हैं और इंपोर्ट भी 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंडिया इम्पैक्ट हुआ। इंडिया का ऑयल का जो बिल है ना, ऑयल एंड गैस का, $180 बिलियन रहने वाला है। तो ये सीधा क्या करने वाला है पता है आपको? हमारे रुपए पे, सॉरी,
हमारे रुपए पे असर डालने वाला है। तो इससे हमारा रुपया कहीं ना कहीं कमजोर होगा 100%। एंड नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इंडिया को क्या करना चाहिए, इसका इन्होंने सोल्यूशन दिया है। इनका कहना है कि हम ना फोकस करें नॉन रिन्यूएबल पे। सबसे पहले कि अगर आप देखोगे तो हमारा जो गोल है ना वही अलग होना चाहिए। इनका कहना है कि हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का, कितने दिनों में, 500 गीगावाट का 2030 तक। इसको बढ़ा करके 1500 गीगावाट कर दो बाय 2030। यस, अब इंडिया ना इस टारगेट पे एम कर सकता है सीरियसली, और अचीव भी कर सकता है, इनका कहना है। लेकिन हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, हमें ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और बैलेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्टोरेज को, ग्रिड्स को, ताकि हम ये भी कैचअप कर पाए ओवरऑल प्रोडक्शन को। तो ये रिन्यूएबल सेक्टर पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स और फोकस की बात कर रहा है। अब रिन्यूएबल जो थीम है ना, इसने ऑलरेडी बहुत पैसा बना के दिया है लोगों को। आई होप कि जितने व्यूअर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में कंपनीज होंगी और उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए होंगे अभी तक। अगर किसी ने 2020 से लेकर अभी तक किसी भी रिन्यूएबल कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो अच्छी कंपनीज थी। अब रिन्यूएबल रिच कॉरिडोर कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, अब आप सुनना, सबसे पहले तो यहाँ पे ना कंजेशन को कम करना होगा, इनका कहना है। और 11 रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बने हैं जो ऑलरेडी बहुत फॉरवर्ड लुकिंग मूव था, लेकिन हमें और चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा है कि रिन्यूएबल टेंडर जो है ना, इसमें बैटरी स्टोरेज होना चाहिए। आप बैटरी स्टोरेज करो और ये जो सोलर और विंड ओनली टेंडर्स हैं इनको हटाओ। ठीक है, तो बैटरी स्टोरेज और पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज इसे पुश करना चाहिए मिशन मोड में आना चाहिए, ताकि रिन्यूएबल कैपेसिटी ना अक्सर डे टाइम के लिए ना हो। हम इसे राउंड द क्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि हमारे पास स्टोरेज इतनी है कि हम इसे कभी भी यूज कर सकते हैं अगर कोई भी एनर्जी क्राइसिस आती है तो। दूसरा, जीएसटी कम करो, 5% पे लेके आओ आप स्टोरेज एसेट्स के जीएसटी को, क्योंकि ये यूज होगा ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस में। तो जीएसटी बोला इन्होंने, सबसे पहले हमें कम करने की जरूरत है। इसके अलावा एलपीजी जो ना, एलपीजी सेंटर है टू हाउस होल्ड एनर्जी, ये बहुत बड़ा डिपेंडेंस भी है एलपीजी की वजह से। यार तुम खाना नहीं खा पाओगे लिटरली अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ हो जाता है तो उज्ज्वला स्कीम में क्या हुआ, आपने ना बल्क में एलईडी बल्ब लिया था गवर्नमेंट ने, और बहुत ही सस्ती कर दी थी एलईडी बल्ब। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ना, इंडिया में बहुत सस्ती मिलती है, और आपने सबको बांटा और इससे काफी फायदा भी हुआ। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि अब इंडक्शन इलेक्ट्रिक कुकर जो है ना, इंडक्शन कुकर, उसके साथ भी ये करो, बल्क में खरीदो और उसे लोगों तक पहुंचाओ। और आपके पास तो डेटाबेस भी है, जिन लोगों ने उज्ज्वला स्कीम में आपसे बेनिफिट लिया, बेनिफिशियरी थे, उनका आप डेटा उठाओ और उन्हीं लोगों को फिर से टारगेट करो। और इनको अब क्या देना है इस बार? इंडक्शन कुकर देना है, दैट्स इट। तो ताकि क्या होगा, हम फॉसिल फ्यूल जो इंपोर्ट कर रहे हैं उससे आ जाएंगे हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी से। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है, हम लोग उल्टा एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को, आसपास हम लोग सबको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इंडिया को यहाँ पे क्या करना होगा, इट विल हैव टू गो ऑल आउट ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का एक रोड मैप होना चाहिए, इनका ये कहना है। मतलब कि जितने नए बसेस आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिफाइड हो, 2 और 3 व्हीलर्स 2030 तक सारे इलेक्ट्रिक होने चाहिए, और कार और ट्रक्स 2035 तक सारे इलेक्ट्रिक होना चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स फिक्सिंग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज को, ये बहुत ही बुरा इन्होंने अंडर परफॉर्म किया, तो इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए और बेटर पीएलआई स्कीम आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, अब यहां पे इनका ये कहना है कि आप ना फॉसिल फ्यूल से एक दूसरी चीज पे डिपेंडेंट हो जाओगे। किस पे? वो है क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करते हो, इलेक्ट्रिक कार पे, तो आप ना पहले डिपेंडेंट किस पे थे? चलो ठीक है, पहले आप मिडल ईस्ट से ऑयल खरीद लिया, रशिया से ऑयल खरीद लिया, आपने ऑयल खरीद लिया वेनेजुएला से, आपने खरीद लिया यूएस से। लेकिन बट क्रिटिकल मिनरल जो है, जहां मैं बात कर रहा हूँ लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट की, ये तो 70 से 90% चाइना के पास है, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड तो है नहीं। तो पहले तो फिर भी हमारी 15 कंट्रीज पे डिपेंडेंसी है, हम थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं बैलेंस। लेकिन अगर 70 से 90% कोई चीज चाइना के पास है, तो इट डज नॉट मेक सेंस कि हम वहां पे फोकस करें और वहां पे डिपेंडेंट बन जाए। तो इंडिया को डाइवर्सिफाई करना होगा क्रिटिकल मिनरल फीड स्टॉक को, और मिड स्ट्रीम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज बनानी होंगी, ताकि हम लेवरेज कर पाए इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो कंट्री दैट रिमेन्स थर्ड इनटू इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स, वो इंपोर्ट करता रहेगा जियोपॉलिटिकल रिस्क अलॉन्ग विद देम। बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि अगर कोई कंपनी थर्ड है, इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, तो वो इंपोर्ट खाली फॉसिल फ्यूल नहीं कर रहा है, वो जियोपॉलिटिकल रिस्क भी इंपोर्ट कर रहा है अपने साथ। और जो कंट्री डोमेस्टिक क्लीन पावर बना लेती है, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, मिनरल प्रोसेसिंग कैपेसिटी, वो फार बेटर प्लेस्ड है कि कोई भी एक्सटर्नल शॉक आ जाए, चाहे उसकी खुद की वॉर हो जाए किसी के साथ, वो कभी भी
अंडर प्रेशर नहीं आएगी। सो ऑथर आप जानते हैं, चांसलर हैं एनआईटी यूनिवर्सिटी में, चेयरमैन हैं फेयरफैक्स के सेंटर फॉर फ्री एंटरप्राइज, फॉर्मर G20 शेरपा भी रह चुके हैं और फॉर्मर CEO रह चुके हैं नीति आयोग के। सो दीज आर द रिकमेंडेशंस जो आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो पे अगर इनकी जो बातें हैं 10% भी अगर फॉलो होने लगी तो आपके पोर्टफोलियो पे बहुत अच्छा असर आएगा। इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ चेंज आएगा, और जो केपेक्स है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। सो ये रही चीज़ें जो आपको आज इम्पैक्ट करती हैं, और ये अगर आपको चाहिए इन डेप्थ और चाहिए आधे घंटे 40 मिनट 1 घंटे की वीडियोस जिसमें सारे आर्टिकल्स होंगे, बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स, जेम्स ऑफ आर्टिकल्स, तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्रीमियम ग्रुप। थैंक यू सो मच।